Hello बच्चों, my name is Mudit Singh and I welcome you all to Shivam Classes and Physics Zone. So आज हम लोग साइंस का क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. हमने इस चैप्टर के अंदर बच्चों काफ़ी कुछ देख रखा है पहले से. जैसे कि हमने चैप्टर का नाम समझने की कोशिश की थी, न्यूट्रिएंट्स से किस तरह से न्यूट्रिशन समझा था, फिर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक वगैरह वगैरह जैसे टिपिकल वर्ड्स देखे थे. उसके बाद हम लोग गए थे धीरे धीरे कि खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने काफ़ी डीप में पढ़ा था कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस होने के टाइम पर प्लांट्स क्या क्या काम करता है, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा क्या है और भी बहुत कुछ. हमने इवन फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी देखी थी लास्ट टाइम. तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करना. ओके, आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया हुआ है. तो लेट्स सी. तो कल लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि लीव्स खाना बनाती हैं, ये कैसे पता चलेगा. तो जो स्टार्च है उसकी प्रेजेंस के लिए हम लोग ने आयोडीन टेस्ट के बारे में बात की थी. स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन जो है वो अपना कलर चेंज कर देता है. ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर जैसा डार्क कलर हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है. तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है. और अगर नहीं कलर चेंज होता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. तो हमने अंधेरे में रखने की बात की थी. अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से कार्बोहाइड्रेट दे रहा था. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. एक बार इक्वेशन देखो बच्चों, इक्वेशन में क्या बताया था. ये रहा इक्वेशन. इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन देता है. कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है रूट से पहुंचेगा एंड सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्लोरोफिल जो है सनलाइट की एनर्जी को स्टोर करेगा एंड देन फिर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट बनाएगा जिससे एनर्जी मिलेगी प्लांट को एंड ऑक्सीजन वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा थ्रू ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स. तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में के बारे में हमने बात की थी दैट इट इज ग्रीन कलर का पिगमेंट. तो ये पिगमेंट की वजह से ही जो लीव्स है ग्रीन कलर के होते हैं. तो ग्रीन कलर के तो पेड़ पत्ते हम लोग कई जगहों पे देखते हैं. तो सब जगह पे क्या ग्रीन कलर के जहाँ पे भी है वो क्लोरोफिल है. तो काफ़ी सारी जगहों पे हाँ, जितने भी पेड़ पत्ते या फिर अगर आपको पानी के अंदर भी कभी कभी काई जमी हुई दिखती है ग्रीन कलर की, तो वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही है ग्रीन कलर. तो ये सारा का सारा जितना भी ग्रीन कलर है दैट रिप्रेजेंट्स क्लोरोफिल. एंड हम जो काई के बारे में बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है एल्गी. ठीक है, उसको कहा जाता है एल्गी. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एल्गी. ओके, सो आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे. अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो है प्लांट बाकी का जो फूड है
वो कहाँ से लाता है। तो ये पोर्शन आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जनरली जो है नाम से ही पता चलता है। देखो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन चीज का बना होता है। लेकिन प्लांट्स को बड़ा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन। और भी ज़रूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी की सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज नाइट्रोजन प्रोटीन एंड फैट्स रिप्रेजेंट करता है ना। कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन भी तो चाहिए, प्रोटीन और फैट्स भी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ों की अगर हमें ज़रूरत है तो प्लांट को भी ज़रूरत है। तो प्लांट को नाइट्रोजन, ये जो प्रोटीन और फैट है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है कहाँ से आएगा सर प्लांट्स के पास? तो ये नाइट्रोजन जो है ज़मीन से आएगा प्लांट्स के पास। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है। लाइक हमारे जो गैसेस हैं प्रेजेंट, उन गैसेस में से 70% तक, तो 70% से भी ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। तो ये जो 78% जितना नाइट्रोजन गैस है ये सारा का सारा हवा में ही नहीं है। काफ़ी सारा नाइट्रोजन जो है माइक्रोब एक्टिविटीज़ की वजह से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉइल भी एब्जॉर्ब करती है। नाइट्रोजन को मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ब्रेक डाउन करते हैं एंड वो सॉइल के अंदर चला जाता है, जहाँ से जो है प्लांट्स के रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में नहीं होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स जो है रूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में उस उससे नाइट्रोजन से प्लांट को प्रोटीन एंड फैट्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज चीज की जरूरत पड़ सकती है प्लांट को? तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सॉइल से मिलते हुए न्यूट्रिएंट्स काफ़ी नहीं होते। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन कई सारे प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाएंगे? अब देखो सॉइल से रूट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले सकती थी सारे ले लिए, है ना। नाइट्रोजन के फॉर्म में भी ले लिए, बाकी वाटर भी ले लिया, दूसरे मिनरल्स भी ले लिए, और सनलाइट का भी इस्तेमाल कर लिया, क्लोरोफिल भी इस्तेमाल हो गया। अब अब जो दूसरे प्लांट्स हैं जिनको अभी भी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इतने न्यूट्रिएंट्स से नहीं चलेगा, तो वो लोग हेट्रोट्रोफिक मोड से जो है सरवाइव करते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक मोड क्या था? जो लोग अपना खाना दूसरों के पास से लेते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी कि जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड दूसरे। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स जो है वो हेट्रोट्रोफ्स भी होते हैं। तो हेट्रोट्रोफ्स प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हम इसके बारे में देख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स का कैस्केटा। कैस्केटा जो है ये येलो कलर का होता है, तो इसके पास तो भैया क्लोरोफिल है ही नहीं, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर डेफिनेट सी बात है कि फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। इसीलिए ये क्या करता है? रेडीमेड फूड लेता है।
अब रेडीमेड फूड कहाँ से मिलेगा इसको, तो पहले एक बार देख लो कि कैसकटा है कैसा, कैसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है कैसकटा का। कैसकटा ये जो पूरा पेड़ है वो नहीं है कैसकटा, उसके ऊपर ये जो येलो येलो कलर का आपको दिख रहा है चारों तरफ फैला हुआ, ये येलो कलर का कैसकटा है। तो ये जो कैसकटा है ये वायरी होता है, लाइक बहुत ही पतला धागे जैसा लटकता हुआ चारों तरफ पत्तों के ऊपर फैला हुआ। तो ये जो है ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता। ये क्या करता है, ये जिस पेड़ के ऊपर होता है ना, ये उस पेड़ को ही धीरे धीरे खा रहा होता है। ये उसी के न्यूट्रिएंट्स, ये पेड़ ही उसके लिए न्यूट्रिएंट है, उसी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा वो, और खुद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट अपने होस्ट के साथ ही रहता है और धीरे धीरे उसे खाता जाता है एंड खुद ग्रो करता जाता है। तो कैसकटा इज अ पैरासाइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है लाइक और कौन कौन से पैरासाइट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह जैसे। तो पहेली जो है यहाँ पूछ रही है कि मॉस्किटोज, बेड बग्स, लीचेस, ये क्या पैरासाइट्स हैं। तो हाँ, ये भी पैरासाइट्स हैं, ये भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं और हमारा खून चूसते हैं। तो या दे आर पैरासाइट्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा और कौन सा प्लांट है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता, यानी कि हेट्रोट्रॉफ है। तो एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, दैट इज ऑफ पिचर, लाइक पिचर। तो इस प्लांट के अंदर की आपको यहाँ फिगर दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम में ये जो लीव्स है ये अपने शेप को मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, पिक्चर के शेप में। ये पिक्चर वो वाला पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर का स्पेलिंग ही अलग है। देखो, PITCHER, पिक्चर इज जग लाइक स्ट्रक्चर। जग लाइक स्ट्रक्चर, एक जग का स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख तो रहा है, ये एक जग जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। लीव्स अपने जो एंड्स हैं उनको मॉडिफाई करता है। देखो यहाँ पे एंड्स दिख रहे हैं आपको, इनको मॉडिफाई करता है एंड ये जग लाइक स्ट्रक्चर या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके बाद में उसके ऊपर एक लिड होता है। देखो सब में है, सब में। अब क्या होगा कि अगर इंसेक्ट आया और इधर बैठा या फिर अंदर देखने के लिए गया, फूल वगैरह फ्लावर वगैरह समझ करके अंदर गया, तो ये लिड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और नीचे से जो है ये जो लीव है उसका हेयरी पोर्शन होगा, तो वो बाकी जो इंसेक्ट अंदर चला गया वो उसके बालों में ही, पत्तों के बालों में फंस करके रह जाएगा, लिड बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में कभी भी वो इंसेक्ट वापस नहीं निकल पाएगा एंड धीरे धीरे फिर उस इंसेक्ट को ये जो प्लांट है ये डाइजेस्ट कर लेगा डाइजेस्टिव लिक्विड्स की मदद से। तो ये प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लाइक अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लीव्स है, तो ग्रीन कलर की लीव्स है यानी कि हाँ ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और करता भी है। क्लोरोफिल है इसके पास और ये फोटोसिंथेसिस करता भी है, लेकिन इसको और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स भी खा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेप्रोट्रॉफ्स। तो
अब देख लेते सेप्रोट्रॉफ्स क्या है। अच्छा, तो अगर हम सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मशरूम पता होगा। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है और पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है, मशरूम। तो ये मशरूम अगर आपको पता है कि मशरूम क्या होता है, यूजुअली मशरूम सूप वगैरह वगैरह, सब्जी वगैरह भी मिलती है लेकिन घर में रेयरली बनती है, बाहर आपको रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो ये जो मशरूम है ये यूजुअली कहाँ उगता है आपको पता है? कैसे बड़ा होता है, कहाँ उगता है ये, इसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? तो ये जो मशरूम है हमेशा कोई मरा हुआ चीज होता है उसके ऊपर पैदा होता है एंड उसी के ऊपर बड़ा भी होता है ना। यानी उसको मरी हुई चीज जब डीके हो रही हो, यानी सड़ रही हो, उस टाइम पे ये वहां पे उगता है और बड़ा होता है। तो इसी तरह से और भी जगहों पे हम ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्रेड का एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है। ये ब्रेड के एग्जाम्पल के अंदर क्या बता रहा है कि ब्रेड के एग्जाम्पल में उसके ऊपर कलर चेंज हो जाता है, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन जैसे पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या है, वो कहाँ से आया ग्रीन कलर अचानक से ये ब्रेड के ऊपर? आपने 2 दिन फ्रिज में नहीं रखा, 3 दिन फ्रिज में नहीं रखा ब्रेड को, तो 2 ही दिन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेड भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। तो ये ब्रेड के ऊपर जो चीज आ गई है इसे कहते हैं फंगी। अब देखो, इसके नाम के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। कुछ मेरे खुद के टीचर्स, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीकों से बुलाया है, रीड किया है इस वर्ड को। कुछ टीचर्स हैं वो इसे बुलाते हैं फंगी, कुछ बुलाते हैं फंजी, कुछ बुलाते हैं फंगाई, है ना। फंगाई, फंगाई भी बोलते हैं कई लोग, कई लोग बोलते हैं फंगाई। तो हम लोग इसे फंगी बुलाएंगे आई थिंक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अगर प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी बुलाना चाहो आप बुला सकते हो। आई एम कंफर्टेबल विथ फंगी एंड गूगल भी फंगी ही बताता है, तो हम लोग फंगी पे चलेंगे। हाँ, बाकी दूसरे प्रोनाउंसिएशंस भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत प्रोनाउंसिएशंस है। तो फंगी है क्या भाई, ये ग्रीन ग्रीन कलर का आया कहाँ से, कैसे? तो हमने बात की कि खराब होती हुई चीज, जो चीजें मर जाते हैं उनके ऊपर मशरूम उगते हैं जब वो सड़ रहा हो तब। तो यानी कि जो डिकेइंग मटेरियल है, यानी यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखो कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द bread. This mode of nutrition in which organism takes nutrition from dead and decaying matter is called सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है अपना अपने लिए न्यूट्रिएंट कहाँ से लाता है, तो डीकेइंग मैटर से। डीकेइंग मैटर यानी कि जो खत्म हो चुका है और अब खराब हो रहा है, खराब हो रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैटर को हम डिकेइंग मैटर कहते हैं। एंड डिकेइंग मैटर वाला जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे मतलब डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन लेता है उसे हम, ये फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड जो ये मोड से न्यूट्रिशन लेता है उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रोफ्स। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे मशरूम का, और दूसरा देखा ब्रेड के ऊपर ये ग्रीन कलर का कंटेंट। ऐसे ही काफ़ी जगहों पे अचार वगैरह में आपने कभी कभी वाइट वाइट फग लग गई, फूग लग गई है, मम्मी कहती खराब हो गया, फूग लग गई। तो वो क्या है फूग, वो है एल्गी। ठीक है, फंगाई, फंगाई
या फिर फंगी, जो कहो, फंगी है जो आपके अचार के ऊपर या फिर कहीं पर भी आ जाएगा, है ना। चीजें खराब होगी तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि फंगी जो है ये सारी की सारी चीजें बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, ऐसा ही है? तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। फंगी कई बार अच्छा भी होता है। लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो ये वर्ड बच्चों, सिम्बायोसिस, ये वर्ड जो है इसका डेफिनेशन याद कर लेना, ये काफी बार पूछा जाता है कि सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, क्या बोल रहा है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अगर कोई एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं एंड अपना खाना एंड न्यूट्रिएंट्स और रहने की शेल्टर यानी रहना, तो शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्लांट्स का, प्लांट्स की रूट्स पे जो है फंगाई रहता है। अब वहाँ पे ये जो फंगी है वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसके बदले में प्लांट जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से ये लोग शेयर करके और अपना काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचिन, ये लिचिन क्या है, तो लिचिन इज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गा, एल्गा नाम का क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एंड फंगस जब साथ में रह रहे होते हैं उसको हम लिचिन कहते हैं। तो फंगस क्या करता है, शेल्टर एंड वाटर प्रोवाइड करता है एंड एल्गा इन रिटर्न खाना बना करके देता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो क्लोरोफिल से खाना पका करके देता है, खाना बना करके देता है, एंड वो खाना एल्गा जो है फंगस को भी खिलाता है। तो दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अ, यहाँ पे फंगस है लेकिन ये चीज़ों को बिगाड़ नहीं रहा है बल्कि शेयर कर रहा है ना। तो सिम्बायोसिस इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद रखना। ये दूसरा वाला भी जो लिचिन वाला है ये भी एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस ही है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स किस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स बनाते रहना। आज हमने सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में देखा एंड हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स के बारे में देखा, जो अपने प्रे पर हमला करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं या फिर पैरासाइट्स हैं, है ना, उनके बारे में भी देखा। उसके बाद हमने सिम्बायोसिस मेथड भी पढ़ा कि सिम्बायोसिस क्या है, सॉरी मेथड नहीं है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। तो इतना हम सभी को करके रखना है, और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट है उनके लिए नोट्स बनाते रहना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।